आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज आपने पढ़ा थंबनेल में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या होता है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? हो सकता है आप में से कई लोग इसके बारे में पहले सुन चुके हो, जिसने नहीं सुना वो अब सुने, ध्यान से समझें। बड़े काम का एक डिसीजन मेकिंग टूल है ये। क्या है? डिसीजन मेकिंग टूल। कई बार लंबी लंबी एक्सेल फाइल बना लेते हैं हम लोग और डेटा को देखते रहते हैं, लेकिन अगर डेटा आपका ठीक से डिसीजन लेने में मदद नहीं कर रहा, वो सब टाइम बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में दो बातें हैं। एक है जो आप मेहनत करेंगे, जो एक्टिविटी करेंगे, यानी कि जो कॉस्ट है, और एक है उस कॉस्ट से निकलने वाला आपका आउटकम, जिसको बोलते हैं कि बेनिफिट। कभी कभार बेनिफिट कम होता है, कॉस्ट ज्यादा आती है, बेकार है। कभी कभार कॉस्ट कम आती है उस काम को करने में, लेकिन बेनिफिट ज्यादा हो जाता है, बहुत काम का है, डिसीजन ले सकते हैं। इसका तरीका क्या है? हमेशा इसको डिवाइड कर लीजिए, पॉजिटिव बेनिफिशियल एक्टिविटीज और नेगेटिव कॉस्टली कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये बेसिकली क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन है। इकोनॉमिक मतलब आपको घर में छोटे छोटे डिसीजन, जैसे कि एसी बदलें कि नहीं बदलें, इस किराए के मकान में रहें कि अगले किराए के मकान में रहें, ये जॉब रखें कि अगली जॉब रखें, ये छोटी छोटी कई चीजें होती हैं जिसमें आपको कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करना आना ही चाहिए। ये इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होता है। इसमें कई बार नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट को भी कॉस्ट की तरह इंक्लूड करना चाहिए और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट को भी फाइनेंशियल बेनिफिट की तरह इंक्लूड कर देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने बढ़िया लच्छा पराठा, दाल मखनी, शाही पनीर खाया और अपने दोस्तों को खिलाया। अब इसमें बेनिफिट क्या निकला? आपका कोई सीधा सीधा बैलेंस शीट तो बढ़ नहीं गया आपका, लेकिन कई बार रिलेशनशिप भी एक बेनिफिट होता है, जिसको अगर आप एक मॉनिटरी टर्म देने की कोशिश करें तो वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। आजकल कई कॉल सेंटर्स हैं, कई बीपीओज हैं, कई आईटी कंपनीज हैं जो सैलरी बढ़ाने के नाम पे 3, 4, 5%, 6% सैलरी साल भर में बढ़ाती हैं। दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा सैलरी बढ़ाती नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बेनिफिट दे देते हैं अपने एम्प्लॉय को। जैसे कि वहाँ पे उनको चाय पर पिला दी, ब्रेड पकौड़ा खिला दिया, मैगी खिला दिया, थोड़ा खाना खिला दिया, तो वो एम्प्लॉय को लगता है यार मुझे इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है। और 5,000 रुपये आपके आने जाने का, जिसमें 2,500 कंपनी देती है, 2,500 आप देते हैं। अब वो पैसा भी आधा डिवाइड हो गया, आपको लगा जी कंपनी पिक एंड ड्रॉप भी दे रही है, पिक एंड ड्रॉप भी दे रही है। तो ये छोटे छोटे एडिशनल कॉस्ट कंपनी करती है, लेकिन नॉन टेंजिबल बेनिफिट इतने मिलते हैं कि आपकी उनको एनुअल इंक्रीमेंट ज्यादा बढ़ानी नहीं पड़ती, फिर भी आप टिके रहते हैं। क्यों? वो 10 रुपए की मैगी काम आ जाती है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो कंफर्ट आपको इतना दे देता है कि आप सोचते ही नहीं कि मैं ये कंपनी बदलूं, ये कंपनी छोड़ूं। वो बड़ी कंपनी, देखो एसी ऑफिस, बड़ा केबिन, देखो कितना कुछ है यहाँ पे। कुछ नहीं है सर, वो 10 रुपए की मैगी खिला के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपके माइंड के अंदर छा जाते हैं कंपनी ने बड़ा बेनिफिट दे दिया जी। बजाय उसके जैक मा क्या कहते हैं, छोटे स्टार्टअप्स में जहां बढ़िया लीडर मिल जाए आपको, उधर काम कर ले। एक तो सैलरी ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, लर्निंग का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है और करियर में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना आना चाहिए, जो कुछ लोगों को नहीं आता, और वो एम्प्लॉय कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और बढ़िया डिसीजन ले नहीं पाते। जैसे गूगल करता है, गूगल शाम को ऑफिस आवर्स के बाद एक्स्ट्रा खाना खाने की कई अपॉर्चुनिटी देता है हर 2 घंटे के बाद। तो कई बार कुछ एम्प्लॉइज इसीलिए रुक जाते हैं, यार खाना तो यहीं मिलेगा, घर जाने की जरूरत ही नहीं। इसी बहाने वो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी एक बढ़िया टैलेंटेड मैन पावर से निकाल लेता है, थोड़ा सा खाना खिला के। तो इसे क्या बोलते हैं? थोड़ी सी तो कॉस्ट आई, लेकिन कंपनी ने बेनिफिट इतना निकाल लिया। यहाँ पे इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों कॉस्ट को, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों बेनिफिट को इवैल्यूएट करना आना चाहिए। एक चार्ट के माध्यम से क्विकली शेयर करता हूं। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ब्रेनस्टॉर्म ऑल द कॉस्ट एंड ऑल द बेनिफिट अराउंड द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। सारे कॉस्ट और सारे बेनिफिट आमने सामने लिख लेते हैं। अब कॉस्ट अलग अलग तरीके की होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटेंजिबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कैसी हो सकती है? जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपने जो सामान खरीदा, लेबर की कॉस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है, सर्विस की कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है बहुत सारी फाइनेंस में, सैलरी हो सकती है, ऑफिस की सप्लाई, टैक्स हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, रेंट हो सकता है, बाकी बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क या अदर इंटेंजिबल कॉस्ट। जितनी भी प्रकार की कॉस्ट अभी दिख रही हैं या आगे चल के दिख सकती हैं, वो सारी कॉस्ट को एक साथ पहले जोड़ लो, एक साथ पहले तो लिख लो, उसके बाद उनके सामने एक वैल्यू लिखते जाओ। ये कॉस्ट कितने की पड़ेगी, ये कॉस्ट कितने की पड़ेगी। दूसरी तरफ सामने लिखिए बेनिफिट्स। अब जो डिसीजन लिया उसमें कई बेनिफिट्स हो सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉय की सेफ्टी बढ़ गई, टीम में यूनिटी बढ़ गई, सेल्स एक्सपैंड कर गई, हमारी कस्टमर की गुडविल बढ़ गई, मेरी ब्रांड इक्विटी अच्छी हो गई, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन बढ़ गया, टर्नओवर इंक्रीज कर गया, एफिशिएंसी बढ़ गए, एरर्स घट गए, क्लाइंट सैटिस्फैक्शन बढ़ गया, एम्प्लॉइज का एंथुसियाज्म बढ़ गया, ग्लोबल एक्सपेंशन हो गया, एक्विजिशन ऑफ न्यू मार्केट, न्यू पार्टनर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी कॉस्ट के सामने तरह तरह के बेनिफिट हो सकते हैं। अभी क्या इंजॉयमेंट भी तो एक बेनिफिट होता है, एक कम ऑन क्या इंजॉयमेंट भी तो एक बेनिफिट होता है। उसको नॉन मॉनिटरी बेनिफिट
बेनिफिट है, लेकिन क्या अगर आप उसको भी अगर वैल्यू देके इवैल्यूएट कर लेना, बड़े बड़े डिसीजन आसान हो जाते हैं।